सर प्लीज, मंच आपका है। मैं भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी देर से आप बैठे हैं और शाम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जब इस समाज की 80% आबादी इस दिन से जुड़ी स्मृतियों से इंस्पायर होती है। तुमची घेतली मी माझे काय घेऊ नका। और आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती के मौके पर जब पूरे देश में समारोह हो रहे हैं, तो एक बात जरूर याद रखना चाहिए हमें कि बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी थी इस देश में, जब देश ये आज़ाद नहीं था और आज़ाद जब हुआ उसके बाद भी वो लड़ाई चालू रही उनकी, तो उनके पास इतनी जनता नहीं थी। ये मैं हिस्टोरिकल आपको फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। आज बाबा साहब के लेखन, उनके विचारों से जनता बड़ी ताकत के रूप में उमड़ गई है इस पूरे देश में। अगर दलित और बहुजन समाज की स्थिति आप देखिए, उसके अंदर राजनीतिक चेतना देखिए, जागरण देखिए, तो सचमुच बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन विडंबना देखिए कि इतनी बड़ी आबादी, इतने ज्यादा नेता, इतने मंत्री, इतने विधायक, इतने सांसद दलित और बहुजन समाज से आज है। लेकिन जो काम इस देश में एक बाबा साहब ने किया अकेले, वो आज कोई न तो कर पा रहा है, बल्कि उनके किए हुए कामों को हमसे छीना जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। तो आज के समय की जो सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इस देश में, इस समाज को इतनी बड़ी रोशनी देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इकलौते व्यक्ति थे पूरे उस आजादी की लड़ाई के दौरान जो अपनी धारा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और संविधान सभा में भी वो अपनी धारा के इकलौते व्यक्ति थे। अकेला एक व्यक्ति इस देश में एफर्मेटिव एक्शन का नया इतिहास लिख दिया, सकारात्मक कार्रवाई का, जिसमें आरक्षण भी एक पहलू है, सबसे बड़ा पहलू। और आज आप देखिए कि वो आरक्षण नियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। लेकिन इतने सारे लोग जो बाबा साहब का नाम लेकर, कई लोग तो शपथ लेते हैं, कई लोग बाबा साहब का नाम लेकर चुनाव में उतरते हैं, और कई लोग चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनते हैं, फिर भी ये संविधान के रहते हुए, बाबा साहब की स्मृतियों के रहते हुए, यही जो हमारा आरक्षण है वो हमसे लूटा जा रहा है। सारे वे पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी वे जो लोग उपक्रम हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या प्राइवेट हाथों में उनको बेचा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। इस देश में जितने आप पढ़े लिखे लोग देखते हैं, दलित समाज से, आदिवासी समाज से, बहुजन समाज से, ओबीसी कम्युनिटी से, वे सारे लोग, ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ये इट्स नॉट ए जनरलाइजेशन, इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, तो बाबा साहब के कारण है। वो अगर रिजर्वेशन है तो बाबा साहब के कारण है। ओबीसी को भी जो रिजर्वेशन आया वो अभी बाबा साहब के कारण आया। ये बाबा साहब के कारण आया, ये बात बहुत सारे हमारे ओबीसी के मित्र नहीं समझते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा, उसमें जो आर्टिकल 340, ये जो आर्टिकल 340 है, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का दरवाजा खोला,
वो बाबा साहब के प्रयासों के कारण ही संविधान में इंट्रोड्यूस की गई। और उसी 340 के आधार पर जब आज़ादी मिली भारत को, जब संविधान सभा बैठी और संविधान सभा ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रखा तो आर्टिकल 340 उसमें शामिल हुई और 340 के कारण ओबीसी के रिजर्वेशन का रास्ता खुला और तब काका कालेलकर आयोग बना, जिसकी वजह से और ज्यादा उसको एक तरह से मट्ठा डाल दिया उस पूरे प्रयासों में, जो भी प्रयास संविधान सभा में किए गए थे, और रिजर्वेशन को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर लंबे समय के बाद जब मंडल कमीशन आया तब जाकर ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, वह भी काफी लड़ाई के बाद। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 340 अगर न होता तो भारत में ओबीसी के रिजर्वेशन का रास्ता ही नहीं बना होता, क्योंकि इंटायर जो कांग्रेस पार्टी थी, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय की, उसमें कोई भी इस रिजर्वेशन के बहुत पक्ष में नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रयासों से हुआ। और मजे की बात यह है कि यह भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब के प्रति, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग रिसर्च करेंगे, सब लोग पढ़ लेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो बेसिक जानकारियां हैं वो अपने समाज में जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हम स्टडी सर्किल चलाएं, हम शिविर चलाएं, सेमिनार करें, लोगों को बताएं कि दरअसल यह भी एक अजीब वाकया है कि नेहरू कैबिनेट से, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से बाबा साहब BR अम्बेडकर ने जो कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, वो 10-12 पेज का लंबा इस्तीफा उनका है। और अगर आप इस्तीफे को पढ़ें, बाबा साहब के त्याग पत्र को पढ़ें कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो वो केवल हिंदू कोड बिल को लेकर नहीं है, जिसको लेकर ज्यादातर इतिहासकार लिखते हैं, ज्यादातर कमेंटेटर या ज्यादातर राइटर समझते हैं कि इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ हिंदू कोड बिल। नो, ये केवल हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा उनका नहीं था, उस समय की सरकार की मुकम्मल जो पूरी कंप्लीट जो उनकी नीतियां थी उससे असंतोष के कारण था। और बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में 3 कारण गिनाए थे। बहुत सारी बातें थी लेकिन 3 पॉइंट बड़े उन्होंने बनाए थे। पहला, हिंदू कोड बिल, जिसमें सरकार की तरफ से उनको समर्थन नहीं मिला। नेहरू सरकार डर गई अपने ही अंदर बैठे कंजर्वेटिव से। आज भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस की नई नीतियों का विरोध कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को जब लगा कि ये काम नहीं हम कर पाएंगे, ये नहीं होने देंगे, उन्होंने एक मुद्दा ये बनाया अपने इस्तीफे का। दूसरा जो मुद्दा बनाया था उन्होंने आर्टिकल 340 को, बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा कि ओबीसी, उस समय ओबीसी नहीं कहलाता था, ओबीसी ये बहुत बाद में ये शब्द आया। उन्होंने ये कहा था कि समाज के पिछड़े वर्गों को आर्टिकल 340 के तहत जो कमीशन बनना चाहिए था, हमारे लाख कहने के बावजूद सरकार ने कमीशन नहीं बनाया। और इस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपने त्याग पत्र को केंद्रित किया। और तीसरा जो पहलू था वो फॉरेन पॉलिसी का इशू था, विदेश नीति का, और वो खास तौर पे उसमें पाकिस्तान का भी सवाल उठा था और जम्मू कश्मीर के भी सवाल को उठाया था बाबा साहब ने। तो इन चीज़ों को आप जब तक नहीं समझेंगे, हमारे जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, तब तक वो बाबा साहब को पर्सपेक्टिव में, पूरी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाएंगे कि वो कितने बड़े विचारक थे। और सच पूछिए तो आज़ादी की लड़ाई में असंख्य लोग कुर्बान हुए, असंख्य लोगों ने हिस्सेदारी की, लेकिन जो बड़ा काम किया, आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या होता है, भ्रातृत्व क्या होता है, ये बाबा साहब ने ही इस देश को दिया। बाबा साहब की जो वैचारिकी है, बाबा साहब ने जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना के स्तर पर इन चीजों को पहली बार आम जनता की भाषा में, वो भले ही अंग्रेजी में लिख रहे हों या अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन जो उनके कंसेप्ट थे, उनकी जो धारणाएं थी, वो ऐसी थी जो आम आदमी को समझाने पर आराम से समझ में आती हैं। और ये जो न्याय की बात उन्होंने की, आप देखिए प्रियम्बल जो अपने देश का है, भारत के संविधान का, हमारे संविधान में बहुत महान भी है और बहुत गड़बड़ भी है।
बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको समझा देते हैं कि संविधान में जो कुछ है बाबा साहब का है। जी नहीं, ये बाबा साहब के साथ न्याय आप नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भारत के संविधान को इससे भी अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने जो प्रियम्बुल दिया वो उनका ओरिजिनल है, और वो जो प्रियम्बुल है दुनिया के किसी भी संविधान के पास वैसा प्रियम्बुल नहीं है जैसा भारत के संविधान के पास प्रियम्बुल है। लेकिन प्रियम्बुल को ही आज मौजूदा जो तंत्र है, मौजूदा जो लोग हैं सत्ता में, वो उस प्रियम्बुल पर ही लगे हुए हैं कि उस प्रियम्बुल को कैसे धराशायी किया जाए। स्वतंत्रता को, न्याय को, भ्रातृत्व को, इन तमाम जो चीजें हैं जो प्रियम्बुल में शामिल हैं, उसको ही वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति परिसंघ की तरफ से संविधान सभा के तमाम मेंबर्स को एक अपना आइडियल, एक अपना आदर्श संविधान का एक ब्लूप्रिंट पेश किया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी संयुक्त राष्ट्र भारत का संविधान, ये शीर्षक था। और बाबा साहब ने उस संविधान में उन्होंने इसलिए पेश किया कि जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, संविधान सभा में जिनकी मेजॉरिटी है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो मेजॉरिटी संविधान सभा में है, वो इस बात को समझे कि संविधान बनाने का जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, वो किस तरह का आदर्श पेश करना चाहते हैं, एक मॉडल किस तरह का संविधान का पेश करना चाहते हैं, इस पर बहस हो। और यही कारण है कि उन्होंने सर्कुलेट किया संविधान सभा के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, जो सबसे ज्यादा विद्वान लोग थे। और दोस्तों, उसमें ऐसी भी बातें हैं, ऐसे भी प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में शामिल नहीं किए जा सके। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे उसमें शिक्षा के अधिकार की बात तो बाद में आई, लेकिन वहां पर शिक्षा के अधिकार की बात है, वहां पर भूमि के अधिकार की बात है, वहां लैंड रिफॉर्म्स की बात है। और बाबा साहब के संविधान में सबसे बढ़कर ये है कि जो न्याय का सिस्टम है उसको डिफाइन करते हैं बड़े विस्तार के साथ, जो भारत के संविधान में नहीं किया जा सका। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो जरूर थे, क्योंकि उनसे ज्यादा कानून और संविधान को जानने वाला उस दौर में कोई था भी नहीं। लेकिन सच यह है कि हमारे संविधान में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको बाबा साहब नहीं चाहते थे, लेकिन वो शामिल हुई, क्योंकि जो मेजॉरिटी जिसकी थी वो चाहते थे वैसी चीजों को शामिल करना। लेकिन इसके बावजूद जो आज ये संविधान हमारा है, जो अपेक्षाकृत एक बेहतर लोकतांत्रिक मुल्क का संविधान है, इस संविधान पर भी इससे बेहतर की बात छोड़िए, बाबा साहब के सपनों के बहुत सारे जो और मुद्दे संविधान में थे उनको शामिल करने की बात छोड़िए, जो शामिल चीजें हैं उनको भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के संविधान में लिखा था कि कृषि को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया जाए, ये था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जितने लोग उपक्रम होंगे, पब्लिक सेक्टर के जितने संस्थान होंगे, उनको कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकेगा, यह भी शामिल था। लेकिन हमारे देश के संविधान में जो आर्टिकल 39 है, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आप बहुत सारे लोग यहाँ वकील भी बैठे होंगे जिन्होंने संविधान को ठीक से पढ़ा होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 है, और उस आर्टिकल 39 में ये साफ दर्ज किया गया है कि भारत के लोक उपक्रमों को प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो है नहीं किया जाना चाहिए उन संस्थानों का जिनसे हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बेनिफिटेड है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि जिनसे हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बेनिफिटेड है, उन
उपक्रमों को, उन लोक उपक्रमों को, पब्लिक सेक्टर के उन कारखानों को, उन कंपनियों को, उन संस्थानों को खुलेआम प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जितने देश के बड़े पूंजीपति हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर और पर्दे के पीछे अपार अकूत संपत्ति, अकूत धन मौजूदा सत्ताधारियों को दे रहे हैं, वो एक तरफ उनके हाथ में पब्लिक सेक्टर की कंपनियां दे रहे हैं और दूसरे हाथों से वे दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज का, उसके हितों का कत्ल कर रहे हैं। कैसे कत्ल कर रहे हैं दोस्तों? याद कीजिए, आप जितने लोग आज पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं, वे सब लोग, उनके माता पिता कहीं न कहीं पब्लिक सेक्टर में उन्होंने काम किया होगा या सरकारी नौकरी में शुरू में रहे होंगे, या मान लीजिए अगर किसान या दूसरे और पेशों में वो हैं तो भी उनको पब्लिक सेक्टर से या सरकार की उन नीतियों से जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं उनसे कोई न कोई फायदा मिला होगा, सरकारी स्कूलों से, सरकारी अस्पतालों से। लेकिन आज क्या हो रहा है? केवल कंपनियां ही नहीं खत्म की जा रही हैं, कंपनियों को खत्म करने के साथ रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो रेलवे में दलित, आदिवासी और ओबीसी का जो परसेंटेज है वो कहां जाएगा? अग्निवीर की तरह रेलवे में भी, जैसे सेना में अग्निवीर कर दिया गया, ठीक वैसे ही रेलवे से लेकर और तमाम महकमों में वही हाल होने जा रहा है देश का। तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बाल बच्चे, आपके बेटे बेटियां, वो क्या करेंगे भविष्य में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो राज कर रहे लोग हैं उनके बच्चे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, जापान, तमाम मुल्कों में पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, जितने लोग इस समय कैबिनेट में हैं, भारत की कथित राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करती है, इस कैबिनेट में बैठे हुए लोग, उनके बेटे बेटियां डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह संपत्ति डिक्लेयर की जाती है नेताओं की हर चुनाव के समय, उसी तरह का दबाव आप डालिए कि लोग ये भी डिक्लेयर करें कि उनके बेटे बेटियां कहां पढ़ते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर के बेटे बेटियां विदेश पढ़ रहे हैं और आपके स्कूलों को, आपके कॉलेजों को, आपके सरकारी संस्थानों को वो खत्म कर रहे हैं। एक ही दिन उत्तर भारत के एक राज्य में 5000 विद्यालय खत्म किए गए, 500 विद्यालय खत्म किए गए और बाद में मुझे पता चला कि वहां 500 तो एक दिन में खत्म किए गए। हजार स्कूल जो है प्राइवेटाइज या तो किए जा रहे हैं, डिसलोकेट किए जा रहे हैं या पूरी तरह खत्म किए जा रहे हैं। डिसलोकेट का मतलब 5 स्कूल खत्म करके उनको एक ही स्कूल में जोड़ दिया जा रहा है, शिक्षकों की संख्या कम कर दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्राइवेटाइज जो किया जा रहा है शिक्षा से लेकर हेल्थ को, वे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उनसे पूछिए कि परसेंटेज ऑफ पीपुल तो जो उसका बेनिफिट दे रहे हैं वो कितने हैं और वो किन वर्गों के हैं, तो आप पाएंगे कि हैरतअंगेज आंकड़े निकलते हैं। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा आपको, इस देश में इस वक्त 89% जो प्राइवेट सेक्टर में 89% जो पब्लिक हेल्थ है वो प्राइवेटाइज हो चुका है। कितना हुआ है? 89%। अभी 3 साल पहले तक 87% था, आज वो 89% जो है पूरी तरह प्राइवेटाइज हो चुका है। आपका प्राइवेट हेल्थ पब्लिक हेल्थ यानी सरकारी अस्पताल जो पहले थे वो कितने बचे हैं? 89 में आप माइनस कर लीजिए, 89 के बाद जो 100 में बचता है, कितना बचता है? 11%। तो 11% जो पॉपुलेशन है, 11% जो संस्थान है, सिर्फ वही बचे हैं जहां की पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं। 89% प्राइवेटाइज हो चुका है। अब सडन हुआ है पिछले 10 सालों में, इससे पहले भी हुआ था लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतनी स्पीड नहीं थी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा ये कुचक्र है और ये कुचक्र सिर्फ इसलिए है कि जो बात कर रहे थे नवीन स्मृति राज कि संविधान राज को खत्म किया जाए और संविधान राज को खत्म करके कहा न जाए
कहा यही जाए कि संविधान चल रहा है, लेकिन संविधान के रहते हुए संविधान की आत्मा को मार डाला जाए और उसकी जगह बताया न जाए कि मनुस्मृति राज चल रहा है, लेकिन दरअसल मनुस्मृति राज को स्थापित कर दिया जाए। ये इस देश की सरकार की एक रणनीति है और उसको वो बखूबी लागू कर रही है। और पूरा का पूरा मीडिया दुंदुभी बजा रहा है। दुंदुभी जानते हैं ना, बाजा। तो सारा का सारा जो मीडिया, नेशनल मीडिया सो कॉल्ड अपने को कहता है, जिसको मैं बहुत प्यार से टीवी पुरम कहता हूँ, तो ये टीवी पुरम जो है उसकी दुंदुभी गा रहा है। गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, शहर में जाइए, दलित के घर जाइए, आदिवासी के घर जाइए, ओबीसी के घर में जाइए, उसको लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन ऐसा बोल रहा है। लेकिन उससे पूछिए घर में, उसके घर में पूछिए कि टेलीविजन में कौन लोग हैं, टेलीविजन का मालिक कौन है, टेलीविजन में काम करने वाला एडिटर कौन है, टेलीविजन के एंकर्स कौन है, टेलीविजन में लिखने वाला कौन है, टेलीविजन में बोलने वाला कौन है। तब समझ में आता है कि इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी की कोई पहचान ही नहीं है। और अगर थी या अगर थोड़ी बहुत है तो उसको फौरन बाहर कर दिया जाता है या उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा खतरा इस देश में है। और ये जो मौजूदा दौर है, सच पूछिए तो ब्रिटिश राज, मुझे गलत मत समझिए तो मैं ब्रिटिश राज की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्रिटिश राज ने भी इस देश की आम आबादी के साथ उतना बड़ा अत्याचार नहीं किया था जितना आज इस देश में, इस देश की जनता के साथ यही सरकार कर रही है, जो अपने को भारत के लोगों की सरकार कहती है। ये आज हाल है। असमानता का स्तर आप देखिए। ये सही है कि आप और हमारे कपड़े सफेद दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाबा साहब के कारण जो प्रावधान मिले, नए कानून मिले, नया संविधान मिला, उसकी वजह से आपने पढ़ाई लिखाई की, नौकरियां मिली आपको, तो आप थोड़े ठीक ठाक हो गए। लेकिन समाज में असमानता का जो लेवल है दोस्तों, वो 1922 से भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी जो इनइक्वालिटी है समाज में, असमानता, कल्पना आप कर सकते हैं 1922 में अंग्रेजों का राज था। भारत में जो गैर बराबरी थी 1922 में, उससे भी ज्यादा असमानता इस समय है, इससे भी ज्यादा गैर बराबरी इस समय है। यानी जो बहुत अमीर हुआ है और जो बहुत गरीब हुआ है, जो सामान्य है और जो एबनॉर्मली बहुत बड़ा रिच हुआ है, उसके बीच ह्यूज गैप है। और आप ये देखेंगे भारत सरकार के अपने आंकड़ों में भी ये झलकता है। खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जिसमें प्रमुख जो प्रावधान है, प्रमुख जो आयाम है, उनको आप देखिए तो पता चलेगा कि वाकई ये सच कहा जा रहा है। तो कुछ वर्षों के बाद आप पाएंगे कि पहले जो शिक्षा लेते थे लोग सरकारी स्कूलों में, जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे क्योंकि सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे, और स्कूल की बिल्डिंग होगी तो उसमें शिक्षक नहीं होंगे, और शिक्षक होंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आज बहुत बड़ा संकट है। लेकिन अपने आप को अम्बेडकर की संतानें कहने वाले लोग, अपने आप को अम्बेडकर का समर्थक कहने वाले लोग, दलित और आदिवासी और ओबीसी समाज के राजनेता जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में बैठे हैं, वो इस बारे में कुछ भी कहने को राजी नहीं है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई कहते हैं अभी भी बहुत कम हैं, वे नहीं बोलने वाले हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप ही के प्रदेश का एक बहुत बड़ा अपने आप को महान दलित नेता कहने वाले एक सज्जन हैं जो इस कैबिनेट में बैठे हैं। वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट भी नहीं मिला, उनको टिकट भी नहीं मिला, और वो कैबिनेट मंत्री हैं। आप उनसे पूछिए कि कितनी बार दलित, आदिवासियों और ओबीसी के हाथों से जो स्कूलिंग छीनी जा रही है, उनके हेल्थ सर्विसेज छीनी जा रही हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है, उनके बारे में आपने अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से, अपनी सरकार के बड़े ओहदेदारों से कितनी बार बात की। लेकिन आप अगर उनको मुंबई में सुन लीजिए, उनको नागपुर में सुन लीजिए, उनको गोंदिया में सुन लीजिए, उनको किसी भी शहर में सुन लीजिए महाराष्ट्र के, तो अपने आप को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो नुमाइंदा बताएंगे।
तो मुझे लगता है दोस्तों कि पहचानने की भी जरूरत है। इसलिए आज की तारीख में दोस्तों मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कि उस दौर में जब अंग्रेजी राज था, उस समय चाहे वो लेबर लॉज हो, महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, सारा का सारा जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें रहकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ऐसे कानून बनवाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काउंसिल में, काउंसिल के मेंबर होकर, मंत्री का दर्जा था, जो कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज सारा कुछ छीना जा रहा है। अब बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी के अपने को नुमाइंदे करने वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आंदोलन नहीं करना है, एजिटेट नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को बहुजनवादी कहते हैं। थोड़ा कहने नहीं, सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं है, आपको अधिकार कानून देगा। अरे बाबा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस दौर में कही थी बात जब कानून का राज स्थापित हुआ था भारत में। लेकिन साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हमने अपने देश को एक संविधान तो दे दिया है जो बेहतर संविधान है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये संविधान कुछ कर नहीं पाएगा। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और अगर कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि सड़क पर मत उतरो, आंदोलन मत करो, नुकसान हो जाएगा, तो बाबा साहब का तो नारा ही था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो ये तो नारा बाबा साहब का था। और कितनी बार सड़कों पर उतरे, पानी का सवाल हो, चाहे किसी भी अन्य मसलों का सवाल हो, कितनी बार उतरे। लेकिन अम्बेडकर साहब को गलत ढंग से परिभाषित करने की हमारे और आपके बीच में कोशिश भी करने वाले लोगों की तादाद कुछ कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं सचमुच आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग नकली नेताओं को अपने बीच में नहीं बुलाते हैं, हम जैसे साधारण पत्रकारों को बुलाते हैं। आप लोग अपने पैसे से ये सम्मेलन करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्सर नेताओं को बुलाते हैं लोग सम्मेलनों में, जो झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनकी मूर्तियों पर माला पहनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को कभी पढ़ते ही नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या जीवन जिया, कैसा जीवन उनका था, क्यों इतने बड़े व्यक्ति बने, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज कोलंबिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी दुनिया का मुल्क हो, भारत से अगर कोई भी व्यक्ति भारत से अगर जाना जाता है जीनियस के रूप में, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आखिर क्या वो बात थी? क्योंकि वो आदमी सच्चा था, क्योंकि वो आदमी ईमानदार था, क्योंकि वो आदमी तरफदार था, क्योंकि वो आदमी जानता था कि दुनिया कैसे बदली जा सकती है। और माफ कीजिएगा, वो इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने विदेशों में भी पढ़ाई की थी, सिर्फ यहां नहीं पढ़े थे। इसलिए एक प्रश्न जब मैं बार बार कहता हूं जो दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों से, कि प्लीज आप जहां भी, जिस प्रदेश में भी हो, आप कोशिश करो अपने सरकारों पर दबाव बनाओ